नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किससे रिलेटेड है। तो जी हाँ, मैं बता दूं आपको कि इंडियन रेलवे की जो एक बॉडी है DFCCIL, एक गवर्नमेंट बॉडी एंटरप्राइजेस, उसकी तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कि कुछ वैकेंसी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आज हम उसी सर्कुलर के बारे में देखेंगे। ये सर्कुलर 1 तारीख को जारी किया गया है और हम देखेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी है, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है और क्या एज है और क्या कितनी पोस्ट हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक कर डिस्कस करेंगे। तो उन सभी लोगों के लिए एक अच्छा मौका होने वाला है जिनका सिलेक्शन किसी न किसी वजह से या थोड़े से मार्क्स की वजह से रह गया था RRB 2018 की LP वैकेंसी में। तो उन सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो इस वीडियो को देखें और इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है नोटिफिकेशन का। तो जिसके पास नोटिफिकेशन नहीं है वो उस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ें। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो अभी डिस्कस नहीं किया गया है, बट मोर और लेस सेम ही होगा RRB की तरह। बाकी चीज़ें जो डिस्कस की गई हैं वो हम नोटिफिकेशन में देखते हैं। और चलिए शुरू करते हैं हम और नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसके एक सर्कुलर के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। ये सर्कुलर DFCCIL की तरफ से आया हुआ है जो कि एक PSU कंपनी है। और इसका ये डेट जो है ये 1 तारीख को आया हुआ है। 1 तारीख का ये सर्कुलर है। तो इसके सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है कि क्रिएशन ऑफ पोस्ट एंड पॉलिसी फॉर क्रू इन ऑपरेशन फेज़। ऑपरेशन फेज़ जैसे ही DFC में ट्रेन का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा तो उसके लिए हमें क्रू की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो क्रू की पोस्ट क्रिएशन के लिए ये एक सर्कुलर निकाला गया है। तो इस सर्कुलर में यही बताया गया है कि कौन कौन सी पोस्ट होंगी और कैसा उनका सिलेक्शन होगा और कैसे उनका प्रमोशन होगा, क्या उनकी क्वालिफ़िकेशन होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें डिसाइड की गई हैं। और ये जो है ये DFC के अंडर ही आएंगे। जितने भी इसमें पोस्ट हैं, जो भी इसमें सिलेक्शन जिसका भी होगा वो सीधा सीधा DFC के अंडर ही वर्क करेंगे। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनका सिलेक्शन इंडियन रेलवे में एज अ ALP नहीं हो पाया है। तो जल्द ही इसमें वैकेंसी आएंगी और वैकेंसी आने के साथ इसकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। और आप जो जिनका सपना है ALP बनने का, लोको पायलट बनने का, तो वो अपना सपना पूरा एक बार यहाँ फिर से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि नंबर ऑफ़ पोस्ट्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट का जो कैडर है N5 से लेके N7 है। इसके बीच में सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट भी होगा। ठीक है, जिनकी पोस्ट है 1306 यानी 1306 पोस्ट हैं। उसके बाद देखते हैं लोको पायलट। लोको पायलट की भी सेम पोस्ट है 1306 जिसका कैडर E0 से लेके E1 तक है। उसके बाद लोको इंस्पेक्टर E2 से E3 तक 86, क्रू कंट्रोलर E1 और जो कि है 70। तो सबसे पहले जो एंट्री लेवल पोस्ट है, एंट्री लेवल पोस्ट तो असिस्टेंट लोको पायलट की है जिसकी 1306 है। और असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट ये पेयर में होते हैं, तो इसलिए लोको पायलट की पोस्ट भी 1306 ही है। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे जो लिखा है टोटल पोस्ट कितनी है 2768। लोको इंस्पेक्टर और क्रू कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। लोको इंस्पेक्टर जो होता है वो होता है लोको का इंस्पेक्शन करने वाला, जिसके अंडर में लोको होते हैं और क्रू होता है। ठीक है, क्रू होता है, क्रू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लोको इंस्पेक्टर को करता है। और अगर लोको से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम होती है जो क्रू फेस कर रहा होता है वो भी लोको इंस्पेक्टर ही एक लिमिट तक उसको रिजॉल्व करता है, एक लिमिट तक रिजॉल्व करता है उसको। क्रू कंट्रोलर कौन होता है? जो क्रू को कंट्रोल करता है, यानी जो क्रू की बुकिंग करता है। क्रू को कौन सी ट्रेन में जाना है, उसको कौन सी ट्रेन के लिए बुक करना है, उसको ये सब चीज़ें जो होता है वो क्रू कंट्रोल करता है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में फिर बात करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे जो बात करने के लिए आए हैं वो बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा, फॉर इमीडिएट रिक्वायरमेंट इंडक्शन ऑफ 245 ALPs एंड 245 LP विल बी डन थ्रू डेप्यूटेशन / एब्जॉर्शन फ्रॉम इंडियन रेलवे। ठीक है, तो इमीडिएट रिक्वायरमेंट के लिए हो सकता है कि ये इंडियन रेलवे से एब्जॉर्ब करे इतने अभी लोको पायलट और LP। लेकिन क्या है कि ओवर द पीरियड जैसे ही इनका ऑपरेशन फुल्ली स्टार्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये इनको भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एक सेपरेट बॉडी है। इंडियन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, लेकिन ये एक सेपरेट बॉडी है। सेपरेट बॉडी है तो इसको भी अपने एम्प्लॉई रखने की ज़रूरत है। जैसे कि राइट्स है, राइट्स भी एक रेलवे का ही बॉडी है लेकिन उसके अपने एम्प्लॉई है और वो PSU में आता है। अच्छा पैकेज होता है, अच्छी रेपुटेशन होती है और अच्छी जॉब होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एक अच्छी रेपुटेशन होगी, अच्छी जॉब होगी और सब कुछ आपको अच्छा होगा।
ठीक है। यहाँ पे भी जो भी जॉब करेंगे ऐसा सोच के मत करना कि ये अलग है रेलवे से और ये प्राइवेट है समथिंग करके, नहीं, ये पीएसयू है। और पीएसयू में आप जानते हैं कि पीएसयू इज़ ऑल्सो बेटर देन गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं एएलपी की। एएलपी का जो है वो N5 है, ठीक है। आपको पता है हर जगह एक लेवल होता है, उसी ये लेवल N5 है। जैसे यहाँ पे हमारा सरकारी जॉब में क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब में यहाँ पे भी लेवल होता है, लेवल 1 लेवल 2 करके। तो यहाँ पे N5 है, जिसका पे बैंड जो रहेगा वो रहेगा 25,000 से 68,000, ठीक है। उसके बाद सीनियर एएलपी जिनका पे बैंड, जिनका लेवल 9 N6 है और उनका जो पे बैंड रहेगा वो रहेगा 28,000 से 80,000। जूनियर कैप्टन, ठीक है, जूनियर कैप्टन, उसके बाद कैप्टन, उसके बाद सीनियर कैप्टन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उनका पे बैंड और उनका लेवल, ठीक है। उसके बाद जो जूनियर कैप्टन के बाद जो है वो आ जाते हैं हम कहीं ना कहीं लोको पायलट की तरफ, ठीक है। N5 से लेके N7 तक हमारा हम जूनियर कैडर पे रहते हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड पे रहेंगे। उसके बाद हम सीनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। वो आगे हम देखते हैं क्या क्या है। प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ पोस्ट, प्रोसेस क्या है, ओपन रिक्वायरमेंट विल बी डन ओनली एट 1 लेवल। 1 लेवल कौन सा होगा, N5, यानी कि जो ओपन रिक्वायरमेंट होगी वो केवल और केवल असिस्टेंट लोको पायलट के लेवल पे ही होगी, जिसका लेवल N5 है और जिसका पे बैंड है 25,000 से 68,000, ठीक है, जिसको हम जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 3 भी कहते हैं, ओके। उसके बाद whenever there is urgent requirement of crew, railway requirement board RRB will be requested to provide ALP from their panel if candidates are available। इसका मतलब यही है कि अगर कभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट हुई तो ये सीधा सीधा अप्रोच करेंगे रेलवे को अप्रोच करेंगे, क्योंकि रेलवे के पास अभी अच्छी खासी स्ट्रेंथ में क्रू है। तो उनको अप्रोच करके कुछ उनका क्रू लेके अपना यूटिलाइज करेंगे जब तक उनकी रिक्रूटमेंट पूरी नहीं हो जाती या जब तक उनके पास सफिशेंट स्टाफ नहीं होता। फॉर रिमेनिंग लेवल फ्रॉम N6 यानी जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 2 टू E1 इट विल बी फिल अप थ्रू प्रमोशन, यानी जो वो एंट्री लेवल पे फिलअप वैकेंसी करेंगे असिस्टेंट लोको पायलट, उसके बाद जो आगे की लेवल है N6 और N6 से लेके E1 तक उसकी जो पोस्टिंग होगी वो थ्रू प्रमोशन होगी। वो जो फिलअप होंगी पोस्ट जो भी हैं वो थ्रू प्रमोशन होंगी, ठीक है। टिल द फॉर्मेशन ऑफ कैडर द पोस्ट एट वेरियस लेवल विल बी फिल्ड अप थ्रू इमीडिएट एब्जॉर्प्शन। कहने का मतलब यही है कि जब तक कैडर फॉर्मेशन नहीं होता तब तक इमीडिएट इफेक्ट के लिए, इमीडिएट वर्किंग के लिए जो भी पोस्ट फिल की जाएंगी वो एब्जॉर्प्शन से होगी, जो कि कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि इंडियन रेलवे से ही होंगी, क्योंकि इंडियन रेलवे की एक बॉडी है। तो जब तक इनके पास पूरे स्टाफ नहीं हो जाता, क्रू नहीं हो जाता, रनिंग स्टाफ नहीं हो जाता, तब तक ये कहीं ना कहीं हेल्प लेंगे इंडियन रेलवे की। लेकिन ये बात पक्का है कि इनकी वैकेंसी आएगी और वैकेंसी आने के बाद इनका जो है खुद का क्रू होगा, खुद के लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, और जैसे जैसे रेलवे में होता है वो सबको इनका खुद का भी होगा। तो लोगों के लिए एक अच्छा चांस बनेगा, एक सेपरेट बॉडी आ जाएगी। जैसे कि आपने देखा है कि रेलवे में जो नहीं बन पाते वो जाके फिर कहीं ना कहीं दूसरी जॉब करते हैं, तो सेम ये ऐसे कर सकते हैं कि जो रेलवे में इस पोस्ट पे नहीं आ पाए, वो एएलपी नहीं बन पाए, लोको पायलट नहीं बन पाए, वो जाके डीएफसी में बन सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एक सुनहरा अवसर है लोगों के लिए, क्योंकि ये पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, और अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी, सब कुछ रेलवे जैसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तो बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कैटेगरी, लेवल एंड पे स्केल और मोड ऑफ फिलिंग। देखिए ये सारी चीज़ अभी हमने डिस्कस कर ली है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो एक बार आप इस पर नज़र फिरा लीजिएगा कि क्या क्या है इसमें, कैसा कैसा है। उसके बाद आइए आगे चलते हैं। हाँ, क्वालिफिकेशन, एज, मेडिकल स्टैंडर्ड एटसेट्रा फॉर ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट। जब रिक्रूटमेंट होगी तो क्या क्या इनका क्वालिफिकेशन होगा, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होगा और क्या एज होगा। तो ये पूरी तरह सेम है जैसे इंडियन रेलवे में होता है, सेम एज इट इज़ वैसा ही है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई है। आईटीआई की सारी ट्रेड्स लिखी हुई हैं, जो ट्रेड्स एप्लीकेबल होती हैं। साथ में 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा जो करते हैं लोग इंजीनियरिंग फील्ड में वो भी चलेगा, और साथ ही साथ डिग्री बीटेक भी चलेगी, बीटेक एमटेक सभी एप्लीकेबल है। एज भी सेम वही है 18 to 30, और जो रिलैक्सेशन है अप टू 5 ईयर फॉर SC and ST एंड अप टू 3 ईयर फॉर OBC, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है, सेम एज इट इज रेलवे वाला प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है।
ALP विल बी ट्रेन इन बोथ सिस्टम इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, यानी कि दो टाइप के लोको होते हैं, डीजल लोको और इलेक्ट्रिक लोको, तो दोनों टाइप की ट्रेनिंग दी जाएगी इनको, ठीक है। प्रमोशन की बात कर लेते हैं। प्रमोशन कैसा होगा? प्रमोशन होगा कि N5 से N6 यानी असिस्टेंट लोको पायलट से सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट्स 3 ईयर्स। यहाँ पे रेलवे में भी ऐसा ही होता है कि जैसे ही आपको 2.5 यानी 2.5 साल से 3 साल होते हैं वह तभी आपका प्रमोशन हो जाता है सीनियर ALP में, ठीक है। उसके बाद N6 से N7 सीनियर ALP टू जूनियर कैप्टन, ठीक है। तो वो भी 3 साल में ही होगा। जब आप सीनियर ALP बन जाएंगे, 3 साल की वर्किंग हो जाएगी, तब आपका जो प्रमोशन है वो जूनियर कैप्टन में हो जाएगा। उसके बाद N7 से E0 यानी जूनियर कैप्टन से कैप्टन, यानी जब आप कैप्टन बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए आप लोको पायलट के इक्विवेलेंट हो गए हैं, वो भी 3 साल में हो जाएगा। और E0 से E1 यानी कैप्टन टू सीनियर कैप्टन 4 ईयर। अब देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट भी है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, कैप्टन, सीनियर कैप्टन, जूनियर कैप्टन, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी फीलिंग देगा, और अच्छी फीलिंग, लोको पायलट से भी एक ऊपर की फीलिंग देगा, ठीक है। तो उसके बाद प्रमोशन टू लोको पायलट, एक केस और है प्रमोशन का। ये केस ऐसा है कि जैसे कि मान लीजिए अभी स्टार्टिंग फेज़ में आपको पता है कि वहाँ पे क्रू ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। स्टार्टिंग फेज़ में क्या होता है, तो वो थोड़ा सा जल्दी प्रमोशन भी दे सकते हैं। ALP को LP का प्रमोशन यानी असिस्टेंट लोको पायलट को लोको पायलट का प्रमोशन कैसे है कि जब लोको पायलट्स की शॉर्टेज होगी तो क्या करेंगे वो कि आपकी अगर 2 साल की सर्विस एज एन ALP और 60,000 एक्सपीरियंस किलोमीटर एक्सपीरियंस ऑन फुट प्लेट मतलब चलाने का, फुट प्लेट का मतलब होता है कि आपको एज एन असिस्टेंट लोको पायलट ऑन लोको के अंदर आपको 60,000 का एक्सपीरियंस हो चुका है, 60,000 किलोमीटर आप एज एन असिस्टेंट लोको पायलट वर्क कर चुके हैं, ठीक है। तब आपको कुछ सब्जेक्टेड टू कंडीशन उनके बेस पे आपको लोको पायलट का प्रमोशन मिल जाएगा, यानी कि N5 से E0 तक, N5 से डायरेक्ट E0 का प्रमोशन जो है वो कुछ सर्टेन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कैसे हो सकता है कि अगर आपको 2 साल की सर्विस हो गई है और आपको 60,000 किलोमीटर एक्सपीरियंस हो गया है तो वो आपको प्रमोशन दे सकते हैं, ठीक है। उसकी कुछ शर्तें रखी हुई हैं नीचे, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ प्रमोशन, ये सारा प्रोसीजर दे रखा है प्रमोशन का एक एक करके। इसका जो नोटिफिकेशन, इसका सर्कुलर जो है ये मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके, या अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ें। अगर आप इच्छुक हैं रेलवे में या DFCCIL में काम करने के लिए तो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ें, ये बहुत अच्छा अवसर है, ठीक है। कुछ प्रमोशन ऐसे भी हैं जिसमें आपको रिटन टेस्ट और अप्रेजल के मार्क्स, जो एक्सपीरियंस होता है जो आपका 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर, जैसे हर साल एक अप्रेजल होता है, तो लास्ट 1 ईयर में जो भी आपका परफॉर्मेंस होता है उसके मद्देनज़र रखते हुए जो आपको मार्क्स दिए जाएंगे उस तरह से आपको प्रमोशन भी दिया जाएगा, ठीक है। ये E लेवल तक की सारी बातें हैं। उसके आगे जो कुछ अलग चीज़ें हैं वो ये हैं कि उसके बाद जो प्रमोशन है, जो रिक्रूटमेंट है वो लोको इंस्पेक्टर की है। लोको इंस्पेक्टर मैंने बता दिया आपको क्या होता है, तो उसके बारे में तो अभी हमें जानने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। क्योंकि लोको इंस्पेक्टर का जो प्रमोशन होता है वो जब आप लोको पायलट बन जाते हैं उसके बाद कुछ अलग क्राइटेरिया होता है, कुछ किलोमीटर या कुछ ईयर एक्सपीरियंस होता है, तब जाके आप बन सकते हैं। 5 लाख किलोमीटर और कंप्लीटेड 10 ईयर ऑफ एक्चुअल सर्विस एज लोको पायलट, तब जाके आपका प्रमोशन होता है और आपको एक रिटन टेस्ट देना पड़ता है। वो सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप नोटिफिकेशन को एक बार फिर से पढ़ लेना, सही से पढ़ लेना। सारी चीज़ें बिल्कुल रेलवे की तरह सेम है, सेम ग्रेड पे, सेम लेवल, बट थोड़ा सा नाम अलग कर दिया गया है। जैसे लोको इंस्पेक्टर को, चीफ लोको इंस्पेक्टर को यहाँ पे E2 लेवल में रखा गया और उसको जूनियर मैनेजर के रूप में रखा गया है, ठीक है। सीनियर चीफ लोको इंस्पेक्टर को असिस्टेंट मैनेजर के रूप में कहा जाता है, जो कि कहीं ना कहीं PSU प्राइवेट फॉर्म में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बार आप सब पढ़ लेना इसको। कुछ अलाउंसेस की बात करें अगर, तो जो रनिंग अलाउंस मिलता है लोको पायलट्स को वो एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल रेलवे की तरह। ALP को जो रनिंग अलाउंस मिलता है वो मिलता है 376 पर 100 किलोमीटर, यानी कि पर किलोमीटर 3.76 पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता है। और LP को जो मिलता है वो मिलता है 3.91 पर किलोमीटर के। जूनियर कैप्टन को मिलेगा 4.03 पर किलोमीटर, सीनियर कैप्टन को मिलेगा 5.20 पर किलोमीटर और सीनियर कैप्टन को मिलेगा 5.30 पर किलोमीटर, ठीक है। तो ये सेम रहेगा।
और उसके अलावा जो लोको इंस्पेक्टर है उनका जो है वो 5.30 पर किलोमीटर है। साथ में कुछ अलग रनिंग रूम अलाउंस जो होते हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। शंटिंग अलाउंस जो होते हैं, जो शंटिंग करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे अलाउंस दिए गए हैं कैसे कैसे होंगे। तो आप सबको ये मेरा सजेशन है, जिनका भी ये सपना है कि वो लोको पायलट बनना चाहते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं इंडियन रेलवे में, तो ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है आपके लिए। इसके फॉर्म जो हैं अभी 1-2 महीने में आ सकते हैं। हम देखेंगे जब भी फॉर्म आएंगे तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे कैसे फॉर्म फिलअप करना है, और आगे की जो भी प्रोसेस होगी उसके ऊपर वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इस वीडियो को